नमस्कार, मैं हूं दिबांग। इंडिया इंफ्रा कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान, इस कॉन्क्लेव के सबसे बड़े मेहमान नितिन गडकरी। आप सड़क परिवहन और हाईवेज़ के मंत्री हैं। एक बहुत ख़ास बात जो आपकी है वो ये है कि आप लगातार 2014 से एक ही मंत्रालय देख रहे हैं। मेरे ख्याल से इस बात पर आप लोगों को ताली ज़रूर बजानी चाहिए, जो ये दर्शाता है कि ये जो मंत्रालय में काम करते हैं वो सरकार को नहीं बल्कि लोगों को भी बहुत पसंद आता है। थैंक यू। 3 बड़ी सीख गडकरी जी आपको क्या मिली इस मंत्रालय में पिछले? देखिए, मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, पर 95 में मुझे महाराष्ट्र में मंत्री बनने का मौका मिला। तो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स, ये बनाने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद अटल जी ने मुझे मेरे अच्छा काम दिया, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी मैंने बनाई थी। जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो मोदी जी को मैंने कहा कि मैं रोड में काम कर चुका हूँ, अगर इसमें अगर अवसर मिलेगा तो अच्छा काम कर पाऊँगा। उन्होंने मुझे इसके लिए चयन किया। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपने कही, जो मुझे आपको बतानी है। पहली बात यह है कि ओनरशिप वैसे बहुत ही साधारण सिंपल शब्द है। मैं अपने डिपार्टमेंट के प्रति, मैं अपने खुद का घर का काम है ऐसा समझकर मैंने काम करने की कोशिश की कि मैं देश के लिए एसेट बना रहा हूँ, जनता के लिए बना रहा हूँ, और भारत की जनता इसकी मालिक है और उसके लिए अच्छा काम करना ये मेरा जिम्मेदारी और कर्तव्य है। तो पहली बात तो ओनरशिप। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो स्पीड। मैं अक्सर ये कहता था कि फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये चारों बातों के आधार पर जब काम करने की मैंने कोशिश की तो 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, और काम तो देखते ही आप करोड़ों रुपए के काम हुए। पर ये मेरा अकेले का श्रेय नहीं है। मेरे साथ ज्ञात अज्ञात इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, इन्होंने रात दिन मेहनत की, और इस टीम का प्रमुख होने के नाते हम सब ने जो कुछ काम किया उसका ये श्रेय है। तो एक टीम वर्क, ये उसका इम्पोर्टेंट था। और एक आखिरी में जो बात मैं बताता हूँ, जो मैं पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूँ, कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। मैंने कभी नाटकीय संबंध, आर्टिफिशियल संबंध रखे नहीं। मैं अपने साथ काम करने वाले इंजीनियर्स के साथ भी मैंने बहुत ही सामान्य रूप से अच्छे संबंध रखे। कोई भी मेरे पास आ सकता है। और मेरे जीवन में ये मेरा सौभाग्य रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस, इन दोनों के काफ़ी नज़दीक से मुझे काम करने का मौका मिला। दोनों को मैं अपना आइकॉन मानता हूँ। और जॉर्ज फर्नांडिस जी के से ये सीखा हूँ कि कभी प्रोटोकॉल ये न होते हुए, रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। तो ह्यूमन रिलेशनशिप विथ एवरीबडी, दैट इज़ प्रूव टू बी ए बेसिक स्ट्रेंथ, उसका मुझे फ़ायदा हुआ। अब आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि बिल्कुल आपकी इसकी ओनरशिप है। कभी कभी वो ओनरशिप लगता है गडकरी जी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती है। आप लोगों को बहुत बुरी तरह से डांट भी देते हैं, फटकार भी देते हैं, और मतलब ज़्यादा ही फटकार देते हैं गडकरी जी। देखिए, मैं कोई मेरा दुश्मन नहीं, ना मैं किसी का विरोधी हूँ। मैं 50 लाख करोड़ के काम अभी तक कर चुका हूँ। कोई एक लाइन करप्शन की छपी नहीं। ई टेंडर से काम देता हूँ। एक बात की दिक्कत जरूर है कि ये जो एसेट्स है वो आपके हैं, ये पैसा जनता का है, और उसके बाद अगर काम की क्वालिटी ख़राब होती है और आपको अगर रोड पर गड्ढा मिलता है तो आप नाराज़ होकर तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ बताते ना कि देखो ये नया रोड बना और गड्ढे पड़ गए। तो ये जो लोगों की प्रति जिम्मेदारी, इससे ये कॉन्ट्रैक्टर को भी अच्छी बातों से भी सुन लेते हैं, और कुछ लोगों को जब गोली से काम नहीं होता तो इंजेक्शन देना पड़ता है, तो वो देता है। तो मैं संकोच नहीं करता। बहुत सी बातें आपके सामने बता नहीं सकता मैं क्या बोलता हूँ, पर अगर गड़बड़ की तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ, छोड़ता नहीं। आप तो इतना नहीं, 1-2 तो मेरे से मार खाते खाते रह गए, बच गए।
चलिए। क्योंकि मेरे को इतनी नाराज़ी होती कि मेरा देश का एसेट ये रोड कैसे बिगड़ा, ये मुझे दुख होता है, तब वो रिएक्शन होती है। मुझे किसी से झगड़ा करना है, किसी को अपमानित करना है, किसी के प्रति मेरे में अभी मैंने बहुत ब्लैक लिस्टेड किया लोगों को। हाँ, अब मैं नई पॉलिसी ला रहा हूँ कि कुछ भी गलती हुई 6 महीने के लिए टेंडर नहीं भरेंगे, 1 साल के लिए नहीं भरेंगे। मैं ठोकने वाला हूँ सबको, क्योंकि फुकट में काम करते हैं क्या, पैसे लेते, काम क्यों नहीं ठीक होता। तो ये बात जो है वो जनता के हित में है। पर गडकरी जी, आपकी निगरानी के बावजूद, मैं जान रहा हूँ कि आप मुझे डरा रहे थे कहने की मैं मारते मारते बचा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी निगरानी के बावजूद बहुत सारी शिकायतें आती हैं रोड क्वालिटी को लेकर। आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो बड़ा हल्ला होता है इस बात का, लोग तस्वीरें लगा देते हैं, ये अभी बनी, ये है साहब, ये ऐसी सड़क है, क्या है, पूरी उखड़ गई। देखिए आपकी बात सही है, और हर जगह सड़क में कुछ खराबी है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार, ऐसा नहीं है। कभी कभी सड़क बनाते समय बहुत, ये जो डांबर है बिटुमिन रोड, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में जहाँ बिटुमिन रोड बनते हैं तो पानी जब इतना आता है तो उखड़ जाते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में बादल फटे, हम नहीं कुछ कर सके। अभी हमारी टनल कोलैप्स हो गई। अभी आप जियोलॉजी में डिटेल में जाओगे तो हिमालय हमारे यहाँ महाराष्ट्र में डेक्कन है, जो पठार है, पूरा पर्वत पहाड़ है, वो पत्थर है काला, और हिमालय जाओगे तो मिट्टी है और सफ़ेद ये स्टोन है। तो ये बहुत कठिन है काम करना ये टेरिन में। तो एक्सीडेंट्स होते हैं। देखो, इफ़ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, इफ़ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड उनको सज़ा देनी चाहिए, और जो काम करेगा उसके हाथ से गलती होती है। पर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जितने हमारे रोड बने हैं वो हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए। हमारे रोड क्वालिटी के प्रॉब्लम लगभग निग्लिजिबल है। कुछ जगह प्रॉब्लम आते हैं, हम उसको सुधारते हैं। अभी एक गड़बड़ हुई, हमारे यहाँ एक ब्रिज बना था, वो ब्रिज 140 टन के लिए बना था, पर ये एक स्पेशल एक 180 टन के वजन वाला एक ट्रक उसके ऊपर से गया और वो ब्रिज हिल गया। तो अब वो एक्चुअली ये तो निगरानी नहीं हो सकती, तो उसने नीचे से जाना चाहिए था। ऐसी बहुत बार कभी कभी कुछ बातें होती, कुछ हमारी गलतियाँ कॉन्ट्रैक्टर की होती है, कुछ लोगों से होती है, और निश्चित रूप से उसकी दखल हम लेते हैं। और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारे हाथ से कोई गलती नहीं होती, हमारे हाथ से भी गलती होती है, उसको हम स्वीकार करते हैं और गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने एक टेक्नोलॉजी लाई कि ये जो बिटुमिन रोड है इसके ऊपर वाइट टॉपिंग, अल्ट्राटेक वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी आए कि उसको हम 8 इंच का कंक्रीट रोड बना देते हैं, और बहुत जगह पर बना रहे हैं। अब क्या हुआ कि कंक्रीट और बिटुमिन रोड ये भी विवाद का विषय है। अभी आप कभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में कभी गए होंगे, इतने में गए होंगे तो जाइए। ये रोड मैंने 96-97 में बनाया। आज ये बनाकर कम से कम 26-27 साल हुए हैं, एक भी गड्ढा नहीं है। और बरसात तो खंडाला लोनावाला बहुत ज़्यादा आती है। वो कंक्रीट रोड बना है। तो कहीं ना कहीं रोड बनाने के पहले कॉम्पैक्शन होता है, तो एक वाइब्रेटिंग रोलर होता है, तो वो दबा के जाता है नीचे। तो वो अगर 80 टन का है तो कॉन्ट्रैक्टर बदमाशी करके वो 40 पे लाता है, तो उतनी मिट्टी कम नीचे जाती, ठीक नहीं होता। तो ऐसी बातें जब ध्यान में आती तो अब कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान में आ गया कि गड़बड़ हो गई तो धुलाई होने वाली है, तो लोग कॉशियस हो गए। एक ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप जो डिटेलिंग करते हैं, जो डिटेल में चीज़ों को समझाते हैं, हो सकता है दर्शकों को लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर दर्शाता है कि आप कितने अंदर घुस जाते हैं, चाहे वो सड़क बनाने की बात क्यों ना हो। लेकिन आपने भी जो एक इस्तेमाल किया वो बुलडोज़र की भी बात आपने शुरू कर दी बीच में, पर आपका बुलडोज़र दूसरे किस्म का है। वो बुलडोज़र नहीं है जो आजकल खूब सुनाई देता है। मुझे लगा 2 दिन पहले नागपुर में एक रोड में ब्रिज बन रहा था, तो काफ़ी इंक्रोचमेंट हटाई गई और ब्रिज अप का काम शुरू हो गया, तो आप उसके लिए पूछ रहे हो वहाँ बुलडोजर चला। देखिए, ये मैं किसी को प्रॉपर्टी देने के लिए थोड़ी बुलडोजर चला, रोड बड़ा करना होगा और इंक्रोचमेंट किया होगा लोगों ने, तो एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, फास्ट गाड़ी आती है, कोई बच्चा गाड़ी के नीचे चला जाता है, क्या उनकी जान नहीं बचानी चाहिए? अगर सरकारी ज़मीन पर रोड के बाजू में घुसकर कोई होटल रेस्टोरेंट डाल देगा और उसके कारण पब्लिक के जीवन में
कोई एक्सीडेंट होकर कोई मर जाएगा तो क्या उनकी जान बचाना मेरा कर्तव्य नहीं है? तो तोड़ना पड़ता है। एक बात जो आपके अंदर और बहुत ख़ास है वो ये कि किस तरीके से आप इनोवेशन की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। मुझे ध्यान है आपके पास किस तरह से हाइड्रोजन की गाड़ी भी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो 10,000 टैक्सियों की बात की, वाटर टैक्सीज़ की बात की मुंबई में, आपको इस बात का ध्यान है कि एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जिसमें वो बोट एक खास स्पीड के बाद पानी से ऊपर आ जाती है और देखिए, उससे समय करीब करीब आधा हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी मैं शिपिंग मंत्री था और हमारा देश का ये थोड़ा सा निगलेक्ट हुआ सेक्टर है कि वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ हमने देखा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट के, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मपुत्रा में 9 जगह पर मैंने ये जो दोनों नदियों के बीच में ये रोड पे ऊपर हमने जहाज चलाते हैं, रो और रोड पैक्स ऐसे ही। उसमें क्या होता है, बसेस, ट्रक, कार और ऊपर में लोग बैठते हैं, इस किनारे से उस किनारे जाते, तो 100 किलोमीटर बच जाते हैं। ऐसे 9 जगह हमने शुरू की है। कोचिन शिपयार्ड हमारी फ्लैगशिप कंपनी है और अभी हमने काफ़ी उसमें चेंजेस किए हैं। फिर भी वह यूरोपियन कंट्री की तुलना में अभी इसमें हमको बहुत काम करना है। रशिया में बहुत काम हुआ है, MPBS सी प्लेन आए हैं। तो ये जो आपने बताया जिसका उल्लेख मुंबई का किया है, ये जो मुंबई का नया मुंबई का एयरपोर्ट है, मेरे आग्रह पर वहाँ जेटी बनाई गई है और मुंबई तीनों बाजू से समुंदर है। तो संजय भाटिया करके जो उस समय बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में मैंने कमेटी तैयार करके एक अध्ययन करके एक DPR बनाया कि कल्याण, डोंबिवली और वसई विरार से लेकर एयरपोर्ट तक मैक्सिमम 17 मिनट में जाओगे, वाटर टैक्सी से। और ऐसी 10,000 टैक्सी की ज़रूरत है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होगा और वो टैक्सी जो है वो BPT से, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर पूरे मुंबई के समुद्र किनारे से लोग रोड के बजाय तुरंत एयरपोर्ट पे जाएंगे। आपने कभी इटली में गए होंगे, वेनिस में, तो वेनिस में आप होटल से उतरकर नाव में बैठकर एयरपोर्ट जाते हैं। उसी टाइप की कल्पना थी। वो रिपोर्ट तैयार है। अभी देवेंद्र जी को मैंने कहा है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, स्टेट गवर्नमेंट को करना है। एक चीज़ और ख़ास है आपकी कि आप जो बात होती है साफ बोल देते हैं। आपने कहा कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसमें जो एक बड़ी समस्या है वो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री की सांठ-गांठ है। कार्टेलाइज कर दिया उन्होंने पूरे मामले को, प्राइसेस तय करते हैं वो लोग। देखिए, ये तो दुनिया का नियम है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर रेट तय होते हैं और इसलिए जब तेज़ी और मंदी आती है, और स्वाभाविक रूप से मैंने जब कंक्रीट रोड, मैं 40% स्टील और सीमेंट हमारा NHI कंज्यूम करता है। हाँ। तो जब हमने कहा कि हम कंक्रीट रोड बनाएंगे तो सीमेंट के रेट बढ़ गए। अब सीमेंट में 35% फ्लैश डाली जाती है, फ्लैश फुकट में मिलती है लगभग। तो कहीं ना कहीं फिर इसका फ़ायदा होता है। पर इसका उपाय क्या, मैं आपको बताता हूँ। उनको दोष देने के बजाय अल्टरनेटिव मटेरियल को तैयार करो। अभी हमने एक बहुत अच्छा निर्णय किया है, आपने ये देखा होगा, बाम्बू के क्रैश बैरियर हमने बनाए 80 किलोमीटर। अब 10% क्रैश बैरियर हम बाम्बू नेचुरल के रूप में उपयोग में लाएंगे। एक फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर FRP, मेरे पास ग्लास फाइबर स्टील है और वो स्टील इतना अच्छा है कि 100 किलो लोहे के बजाय उसका 40 किलो है। स्ट्रेंथ में अच्छा है, रस्टिंग होता नहीं। जहाँ समुंदर होता है वहाँ हमारे स्टील का रस्टिंग होता है। तो अभी मुंबई में 4 दिन पहले बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, तो अब ये FRP पे काफ़ी काम हो रहा है। बाद में सीमेंट में हमने वाइट टॉपिंग चालू किया टेक्नोलॉजी को, फिर रिसाइकल्ड एस्फाल्ट पेमेंट किया, सॉइल स्टेबलाइजर लाए, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन लाए। और आप सबसे खुशी की बात, मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर, रूरल, ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा सोचता हूँ। अभी हमने सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ये जो परली है जो जलती है, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार होकर पानीपत में प्रोजेक्ट है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार होता है और 78,000 टन एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार होने वाला है। अब इसमें क्या हुआ कि 400 प्रोजेक्ट पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इधर देश में आ रहे हैं
कि 5 टन ऑफ परली 1 टन ऑफ बायो सीएनजी देता है। तो ये बायो सीएनजी पर ट्रक, बसेस, स्कूटर तो चलेगी, पर इसमें 35% लिग्नेंट निकलता है। और ये लिग्नेंट को हमने बिटुमेन में डालकर और जो यूज टायर है उनका रबर निकाल के 15% हमने एक जबलपुर नागपुर रोड पर 1 किलोमीटर रोड बनाया सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में। उसकी टेस्टिंग हुई और रिपोर्ट ये आया कि जो बिटुमिन का एग्जिस्टिंग रोड है उससे 50% वो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो, देश में 90 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। हाँ, 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी की कैपेसिटी है और करीब 50 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। अगर ये राइस हस्क स्ट्रॉ से अगर ये बायो बिटुमिन अगर डालना शुरू हो जाएगा, तो मैंने ऑयल कंपनी की और पेट्रोलियम मंत्री जी की मीटिंग बुलाई है, और ये तो किसानों को फ़ायदा होगा। परली को अभी 2,500 रुपये टन भाव हो गया जो फुकट में जला रहे थे, और इससे इंपोर्ट बचेगा। तो ये ऐसी बहुत सी इनोवेशंस हमने की, रोड में की, ब्रिज टेक्नोलॉजी में की, टनल में की। आपको ताज्जुब होगा, हमने जो जोजिला टनल बना रहे कारगिल के नीचे जी, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए थी। ये दिल्ली में एक एसोसिएम करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ साल भर हमने टेक्निक, टेक्नोलॉजी सब पे बातें अध्ययन किया, और उसकी कीमत हमने 5,000 करोड़ बचाए केवल 6,200 करोड़ में। अब 75% टनल का काम हुआ। उसके बाजू में झेड़मोर टनल, उसका अभी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया है जी। और अभी 1 आध महीने में उसका करेंगे। जी, चूँकि ये जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव है, इसमें हम बात कर रहे हैं हमारे उत्तर पूर्व की, पूर्वी भारत की। वहाँ के लिए, उत्तर पूर्व के लिए, ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के लिए गडकरी जी, किस तरह की आपकी योजनाएं हैं? ये बहुत दुर्गम इलाका है, बहुत दूर है, लेकिन बहुत सुंदर भी है और बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, हमने NHIDCL की स्थापना की है, जो केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए और पर्वतीय प्रदेशों के लिए, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के लिए है। मैं केवल आपको 5-7 प्रोजेक्ट गिनाता हूं जो हम शुरू कर रहे हैं अभी। जैसे 3 लाख करोड़ के काम हम नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं। गुवाहाटी रिंग रोड आधा हुआ है, नए रोड के लिए 6,000 करोड़ हमने मंजूर किया है। फिर नुमालीगढ़ ट्विन ट्यूब टनल ब्रह्मपुत्रा के अंदर 12,000 करोड़ की हमारे प्रोसेस में है। अरुणाचल में फ्रंटियर हाईवे 25,000 करोड़ का काफ़ी पैकेज में काम हुआ है, आगे चल रहा है। शिलोंग सिलचर नया ग्रीन हाईवे बना रहे 15,000 करोड़ का। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, वो जो पूरा ऊपर से बना रहे हैं, वो 6,000 करोड़ का है। और टोटल नॉर्थ ईस्ट में हम 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कलकत्ता वाराणसी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 30,000 करोड़ का, खड़गपुर टू मोरेग्राम ये 10,500 करोड़ का हाई स्पीड कॉरिडोर, और पटना टू पूर्णिया 12,000 करोड़ का। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो बंगाल में 1.5 लाख करोड़। और मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा माइन्यूटली भी करिए, नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देना। अगले 2 साल में मैं एंड में आपको बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ में से मैक्सिमम काम पूरे हुए हैं और बाकी काम प्रोसेस में है, और नॉर्थ ईस्ट की पूरी शक्ल बदल जाएगी। अभी टूरिज्म बढ़ा है, अभी कश्मीर का 2 गुना बढ़ा, उत्तराखंड का 3 गुना बढ़ा रोड बनने के कारण। वैसे नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म 3 गुना बढ़ेगा। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है, और नॉर्थ ईस्ट में रोजगार निर्माण होगा और वहाँ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर होगी। गडकरी जी, नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से हूँ मैं, और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो एक ऐसे राज्य की बात न करूँ जहाँ इतनी अच्छी संस्कृति है, जहाँ इतना फाइन बुना हुआ कपड़ा लोग पहनते हैं, जहाँ इतना अच्छा खान पान है, इतना अलग है उत्तर भारत के मुकाबले, जहाँ नृत्य है जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती है, राधा और कृष्ण की उसमें कहानियाँ हैं। मणिपुर की मैं बात कर रहा हूँ। मणिपुर में जो हालत है उसको लेकर आपको परेशानी नहीं होती? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से लोगों को जाके उनसे बात करना चाहिए? मैं जा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सीधे जुड़ता नहीं है आज के टॉपिक से, पर फिर भी एक महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर भारत का, उत्तर पूर्व भारत का। निश्चित रूप से ये बहुत संवेदनशील भी विषय है,
और मणिपुर में शांति प्रस्तावित होनी चाहिए, इसके लिए भारत सरकार की ओर से पूरी कोशिश भी की जा रही है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और उन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढकर मणिपुर में शांति प्रस्तापित होगी, सौहार्द निर्माण होगा और फिर से अच्छा वातावरण तैयार होगा। यही हमारा प्रयास है और निश्चित रूप से होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको नहीं लगता कि सरकार के बड़े जो मंत्री लोग हैं उनको वहाँ जाना चाहिए, कम से कम लोगों में एक विश्वास पैदा हो, ये आश्वासन हो कि हम लोग आपकी तरफ देख वैसे रहे तो हैं? हमारे सब मंत्री वहाँ हर बार नॉर्थ ईस्ट में गए हैं और गृह मंत्री भी गए हैं और निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ मिलकर संवेदनशीलता के साथ इसका जरूर हम लोग समस्या का समाधान ढूंढेंगे। इतना तो मैं आपको बात करते करते समझ गया हूँ कि जो बात आप जवाब देना चाहते हैं वो आप जानते हैं कैसे जवाब देना है, तो मैं और आगे इसमें नहीं जाऊँगा मणिपुर में। मैं दूसरा सवाल आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। आप जब मंत्री बने आपने एक वादा किया देश से और वो आपने पूरा नहीं किया। आपने कहा कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उनको मैं 50% कम करूँगा। वो नहीं हुए गडकरी जी, वो तो बढ़ गए। और पहली बात तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने वादा किया था वो पूरा नहीं कर सका। ये एक ही विषय मेरे डिपार्टमेंट का ब्लैक स्पॉट है और ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि पहले 1.5 लाख मौतें होती थी, अब 1,80,000 मौतें हो रही है और मरने वालों में 18 से 34 वयोगट के 66.40% यंग लड़के, 1,15,000। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, इकलौता लड़का मरता है और इसमें 30,000 इसलिए मरते क्यों हेलमेट नहीं पहनते। 10,000 ट्रक ड्राइवर के ओवर स्पीडिंग में मरते हैं। 10,000 बच्चे स्कूल के कभी स्कूल के एंट्री एग्जिट पॉइंट क्रॉस करते हुए उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, स्कूल वैन के कारण प्रॉब्लम आते हैं। देखिए इसमें 3 बातें हैं। एक रोड इंजीनियरिंग है और रोड इंजीनियरिंग में मैं ये भी बात स्वीकार करता हूँ कि इसमें काफ़ी कमियाँ थी। अभी हमने 40,000 करोड़ के ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं पर इसका संबंध डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ है। अभी मैं आपके आने के पहले आईआईटी में ही था और अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज अलग अलग राज्यों में जो है, कोई भी डीपीआर बनने के बाद इसका परीक्षण और निरीक्षण करने के लिए उनको अपॉइंट करेंगे और वो सीरियसली अपॉइंट करके उसके साथ हमको सुझाव देंगे। ये डीपीआर की गलतियों के कारण फिर आगे वो गलतियाँ चली जाती है और जिसमें नुकसान होता है। तो रोड इंजीनियरिंग में हम सुधार कर रहे हैं और सुधार करने का वाव है, हमारी बहुत कुछ कमियां हैं वो हम करेंगे। दूसरी बात जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अभी हमने भारत एनकैप ये स्टार रेटिंग लाया है जिसमें लोग 6 एयरबैग्स इकोनॉमिक मॉडल में लगा रहे हैं और इतनी सुधार किए हैं कि उसके कारण अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई तकरार नहीं। ट्रक में हमने अब इलेक्ट्रॉनिक ये सिस्टम लाई है, ब्रेकिंग सिस्टम, काफ़ी कुछ बदलाव टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं ताकि ट्रक और बसेस के लिए आएगी। ट्रक के लिए नया कोड बना रहे हैं, बस के लिए नया कोड बना रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में लगभग हमने सब सुधार कर दिए। तीसरी बात है इन्फोर्समेंट। मैंने पार्लियामेंट में एक बहुत कानून पास करके फ़ाइन बढ़ा दिया, अब लोगों को फ़ाइन भी बढ़ रहा है। अब ये सब करने के बाद भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ह्यूमन बिहेवियर। जब तक माइंड सेटअप नहीं बदलेगा, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान मिलने से एक विचित्र अवस्था है। रेड सिग्नल लगेगा तो मैं रुक जाऊंगा, स्कूटर चलाऊंगा तो हेलमेट पहनूंगा, मैं स्कूटर और कार चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करूंगा, अगर गाड़ी में बैठूंगा तो बेल्ट लगाऊंगा। गाड़ी के पीछे भी आप बेल्ट को अपने मैंडेटरी किया है, बस के कोड को भी बदला है। पर लोग अगर इसके बारे में संवेदनशील और गंभीर नहीं होंगे और अपनी जान बचाने के लिए अगर सुरक्षित रहने के लिए इसकी चिंता नहीं करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अप्रोच नहीं आएगा, उसमें हमारी विफलता है। इसमें मीडिया का भी सहयोग चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज़, मीडिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, नेहरू युवा केंद्र, सब काम मदद ले रहे हैं और बड़ा कैंपेन कर रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा शंकर महादेवन की आवाज़ में हमने 9 भाषा में एक बहुत अच्छा सॉन्ग रिकॉर्ड किया है और हर स्कूल में रोड सेफ्टी के बारे में हमारे बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे और वो गाना गाएंगे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं।
तो एक कोशिश जनता का, लोगों के मन को बदलना ये कठिन काम है, पर मेरी जिम्मेदारी है। मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ जी। और इसमें विफल हुआ हूँ ये मैं स्वीकार भी करता हूँ, पर इसको दूर करने की कोशिश ये करें। चीज़ मुझे आपकी अच्छी लगती है। बहुत कम मंत्री होंगे जो खुलेआम इस तरह से अपनी गलती को माने, जो काम कहा वो नहीं हुआ उस बात को माने। ये एक खासियत है गडकरी जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो आंकड़ा बताता है कि दुनिया की केवल 1% गाड़ियाँ भारत में हैं, जबकि दुनिया में होने वाले 11% एक्सीडेंट भारत में होते हैं। आप देखें दिल्ली में सबसे ज़्यादा, शहरों की बात करें, सबसे ज़्यादा मौत दिल्ली में होती हैं, 1400 मौतें। उत्तर प्रदेश में 24,000 मौतें। क्या कोई ख़ास वजह है कि इन दो क्षेत्रों में ऐसा होता है, यहाँ लोग ज़्यादा लापरवाह हैं, क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आसाम की सरकार ने 50% एक्सीडेंट कम किया। मैं एक काम करूँगा कि आपको एक डिटेल रिपोर्ट दूंगा। मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता, किसकी सरकार है, कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पर इसके बारे में सीरियसनेस और अवेयरनेस बढ़े। और मैं खुद मुख्यमंत्री योगी जी से उनके घर पर मीटिंग हुई, तब मैंने आग्रह से कहा और उन्होंने भी सबको सूचनाएं दी कि भाई ये बात कैसे कम हो, वो भी गंभीर है। और इसलिए हर राज्यों में आप इसमें कार्यक्रम करिए और उन राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को, ब्यूरोक्रेट्स को पूछिए कि आप इतना बढ़ रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इसमें आपने क्या काम किया, क्या करना चाहते हो। मैं सही में आपका सहयोग चाहता हूँ और मेरे भी डिपार्टमेंट में गलती होगी तो एक्सपोज करिए। देखो, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पैर 4 जगह टूटा है, 2 साल में क्या हालत में था मुझे पता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जिनके घर में, उनके परिवार में जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके हाथ पैर टूट जाते हैं, उनके ऊपर क्या हालत होती है। 3% जीडीपी का नुकसान है, पर पैसा गया हुआ मिला सकते हैं, पर जान जाती है वो नहीं ला सकते। तो आप इसके ऊपर जरूर कार्यक्रम करिए। मैं पूरा स्टैटिस्टिक आपको दूंगा और उन मंत्रियों को, सेक्रेटरियों को, सबको पूछे। मैंने हर एमपी की अध्यक्षता में, हमारे यहाँ मराठी में एक्सीडेंट को अपघात कहते हैं, एक्सीडेंट निवारण समिति, और कोई स्टेट हाईवे पर। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पहले कोई जान बचाता था एक्सीडेंट में जाकर, तो पुलिस उसको हरास करते थे, ऐसी तकरार करते थे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, अब हमने निर्णय किया है कि जो तुरंत किसी की जान बचा के एक्सीडेंट होगा उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचाएगा, तो उसको 5,000 रुपये अवार्ड था, वो हमने 25,000 किया है। बाद में कैशलेस ट्रीटमेंट हमने चालू कर दिया है कि कोई भी एक्सीडेंट होगा उसको डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करें। मैक्सिमम 7 दिन का खर्चा 1.5 लाख रुपए तक हम उसको तुरंत वेबसाइट में, हमारे इसमें उसको पैसा हॉस्पिटल को मिलेगा। तीसरा, इंश्योरेंस के पैसे के उसको थोड़ा समय लगेगा। पर मुझे लगता है, मैं आप सबके मार्फत आह्वान करता हूँ, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा, आपकी मदद चाहिए। अगर हम लोगों ने एक्सीडेंट हुए लोगों को तुरंत रुककर अपने गाड़ी में रखकर अगर हॉस्पिटल पहुंचाया, तो हम देश के 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। मैं नया एम्बुलेंस कोड तैयार कर रहा हूँ अभी, एम्स के डॉक्टर्स उसमें लिए हैं, और ये जो बस और कार की होती है उसको कटिंग करने के टूल्स भी उसमें रख रहे हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ करने लायक है। हमने कुछ हेलीपैड बनाया अभी एक्सप्रेस हाईवे पे, जो मेरे रोड साइड एमिनिटीज़ है उसमें। हम, मुझे लगता है कि समाज का सहयोग और विशेष रूप से सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, एनजीओ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे नेहरू युवा केंद्र की भी मीटिंग होने वाली है जी। हम सब लोग अगर लोगों को जगाएंगे कि नहीं, हम रूल्स ऑफ रोड जो है उसका पालन करेंगे। और अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग रेड लाइट होने के बाद वायलेट करते हैं उसका फोटो निकाल के आप छपाई दिखाइए टीवी पर, ये वायलेशन किया हुआ है, अखबार वाले छापिए। जो कहीं ना कहीं मोबाइल पे बात कर रहा है, स्कूटर, और उसके फोटो छापिए, ताकि लोगों को ये समझे कि ये मैं करने से समाज मेरे प्रति मेरी दखल ले रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये किए बिना ये ह्यूमन नेचर जो है, बिहेवियर, ये नहीं बदलेगा, तब तक ये सफलता नहीं मिल पाएगी। गडकरी जी, सड़क से उतरकर अब दिल्ली में आए। आइए। दिल्ली में तो चुनाव है, आपने कोई आंकलन किया? और ख़ास तौर पर ये जो एक होड़ सी लग गई है पार्टियों में कि भाई मुफ्त का कुछ भी दे दो और वोट ले लो, क्या ये राजनीति आगे भी रहने वाली है? क्या ये मजबूत होने वाली है? देखो, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अच्छा। हाँ, मैं तो कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूँ, फिर भी मैं मानने करता हूँ कि बहुत चीज़ें मन में पड़ती है, नहीं पड़ती है तो भी
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये स्वाभाविक रूप से आर्थिक दृष्टि से हम देश को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, खेती के लिए पानी दें, रोजगार की निर्मित करें, 24 घंटे बिजली दे, पानी दे, और ट्रेड बिजनेस बढ़ाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, ग्रोथ रेट को बढ़ाए, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाए, और डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स जो सुखांक है उसको मेंटेन करें। पर ये जो इडली बांटना, ढकाना बांटना, ये बांटना, ये लॉन्ग टर्म पर ये शॉर्टकट है। और एक फिलोसोफर ने कहा है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। पर राजनीति की अपनी एक तकाजा होता है, एक मर्यादा होती है, एक ने किया तो दूसरे को करना पड़ता है, ये मजबूरी में होते जाता है। पर लॉन्ग टर्म पर जब तक समाज इसके बारे में सोचेगा नहीं, और वो ये नहीं सोचेगा कि लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है जो समाज के हित में, देश के हित में, उसको हम सपोर्ट करेंगे, वो संवेदनशील जागरूक मतदार जब बनेगा तो ये सब बातें बंद हो जाएंगी। समय तो मेरा खत्म हो चुका है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको खाने का बहुत शौक है, आप खाना खाते ही नहीं, आप खाना खिलाते भी हैं, पर पिछले दिनों तो आप फिल्म देखते हुए पाए गए। आपने फिल्म देखी एक हाल ही के दिनों में। अगर मैं आपको रिवाइंड करूं, ब्लैक एंड वाइट दौर में ले जाऊं, या तब आप जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, किस तरह की फिल्में देखते थे? फाइटिंग के पिक्चर देखता था। अच्छा। ये भी एक एक्टर है, उनके पिताजी थे शेट्टी करके, फाइटिंग के ये थे वो काम भी करते थे पिक्चर में। तो मैं अमिताभ बच्चन को मैंने अभी कल परसों भी उनके साथ था, तो मुझे जंजीर मैंने 3 बार देखा था, दीवार 3 बार देखा था, पर आनंद भी मैं 7 बार देखा था। अच्छा। हाँ, पर जंजीर और दीवार में जो होता है ना, वो जो अब वो जो था वो था, वो को डायलॉग आते, जली को आग कहते, बुझी को राख कहते, तो वो फाइटिंग होती थी। हम 3rd क्लास में देखकर पिक्चर देखते थे और नाटक गैलरी में देख के देखते थे। और कभी कभी 1 रुपया 5 पैसे का 3rd क्लास का टिकट मिलता था। एक शशि कपूर का पिक्चर आया था, आदमी और इंसान। तो मुझे याद है, मैं और मेरे मित्र यहाँ से कम 20 फुट जमीन पर हमारे पैर नहीं थे, वो खिड़की था, वो वैसे गए थे। वो बड़े सुखद दिन थे, और मैं स्टूडेंट लीडर था तब। स्वाभाविक रूप से उतने बड़े ये तो मैं जानता हूँ कि आपने गाना सिर्फ एक बार गाया और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, तब से आपने गाना छोड़ दिया। हालांकि आप अच्छा गाते हैं, लेकिन फिल्म का कोई डायलॉग है ऐसा जो आपको याद हो, जो आप अभी हमें सुना सकें? देखिए, मैं नियमित रूप से गाने सुनता हूँ। मेरा अपना एक लाइफ है, ना मैं मीडिया से डरता हूँ, ना जनता से डरता हूँ। मेरा लाइफ मेरे हिसाब से चलता है। आजकल मैं हमारे भूपेंद्र हजारिका, अच्छा, उनका वो रुद्राली का जो गाना है, हाँ, दिल यूं घूम करे, वो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बहुत बार सुनते रहता हूँ। बहुत अलग अलग प्रकार के, संतोष आनंद जी का, मनोज कुमार की पिक्चर का जो गाना था, तो मुझे गाने में शैलेंद्र जी बहुत पसंद है, जावेद अख्तर साहब बहुत पसंद है। अभी आपको ये जो ये पिक्चर था ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये भारत पाकिस्तान के ऊपर था, आपने प्रीति जिंटा जिसमें थी, नहीं स्वदेश तो मेरे को अच्छा, वो वीर ज़ारा, हाँ। तो मैं वो प्रीति जिंटा को भी बताया मैंने, और उसके गीत मुझे पसंद है, मुझे गज़ल्स पसंद है। ऐसे कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं शास्त्रीय संगीत भी सुनता हूँ, मराठी संगीत भी सुनता हूँ। देखो, मैं गाने सुनता हूँ, कभी कभी ड्रामा सुनता हूँ। आपको मैं कल्चरल इवेंट करता हूँ, उसमें 13 दिन, हर दिन 50,000 लोग आते हैं, देश के सब कलाकार आके गए। अभी स्पोर्ट्स इवेंट चल रही मेरी, हमारे मराठी में खासदार बोलते हैं, 80,000 खिलाड़ी खेल रहे हैं। फिर अभी एक, तो मैं ये सोशल वर्क में और इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहता हूँ, आनंद लेता हूँ। गडकरी जी, डायलॉग आप सुनाएंगे कि नहीं? अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं डायलॉग सुनाने के बाद आपके पास वो नहीं रहेगा, तुरंत पूरे देश में सब चैनल पे चला जाता है। एक बार गलती की, हाँ एक जरूर सुनाऊंगा, हाँ। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब चाय पियेंगे। अच्छा। गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। नितिन गडकरी, आप देख रहे हैं, इनका विशिष्ट अंदाज है, जो सवाल के जवाब नहीं देने होते हैं साफ कह देते हैं कि नहीं देने हैं, और जिन सवालों के जवाब नहीं देते हैं, नहीं देने हैं, उनको भी ऐसे जवाब देते हैं कि साफ हो जाता है कि इनको जवाब नहीं देने। ये इनकी खासियत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। थैंक यू सो मच नितिन वो जी। एक गाना था ना,
जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग।